बांग्लादेश में 18 महीने 18 मंथ के यूनुस खान के सत्ता के बाद बांग्लादेश में चुनाव हुआ और चुनाव के बाद बांग्लादेश में रिजल्ट आ गए हैं और कुल 299 सीटों के लिए बांग्लादेश में चुनाव कराए गए और उस चुनाव में बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने अकेले 209 सीट और गठबंधन के साथ 212 सीट 212 सीटें जीतकर 2/3 से अधिक बहुमत 13वें संसदीय चुनाव में हासिल किया। और बीएनपी के नेता तारिक रहमान स्पष्ट है कि अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री होंगे और यह 36 वर्षों के बाद लगभग 36 ईयर के बाद होगा कि बांग्लादेश में कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। वैसे जेंडर की कोई बात नहीं है, लेकिन पिछले 36 वर्षों तक बांग्लादेश की सत्ता खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच अदला बदली चलता रहा। अब 36 ईयर के बाद जो है तारिक रहमान जो खालिदा जिया के पुत्र हैं वो इसलिए प्रधानमंत्री बनेंगे कि खालिदा जिया की मृत्यु हो गई है और अब बीएनपी का कमान तारिक रहमान के पास है, जो 17 वर्षों से निर्वासन में लंदन रह रहे थे और उनको मृत्युदंड की सजा थी। यूनुस खान ने एक एक करके सारे मामले वापस लिए, उनकी बांग्लादेश वापसी हुई और चुनाव अवामी लीग को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया। खालिदा जिया की मृत्यु हो गई और बीएनपी ने 2/3 बहुमत के साथ चुनाव जीतकर बांग्लादेश की सत्ता प्राप्त कर ली है और तारिक रहमान अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सवाल यह है कि शेख हसीना, जिसे छात्र आंदोलन में अपना पद छोड़ना पड़ा, इस्तीफा दिया 5 अगस्त 2024 को और उसी दिन देश भी छोड़कर भागना पड़ा या देश छोड़ना पड़ा कहिए, और इस्तीफे के बाद अपनी बहन के साथ शेख हसीना अपनी बहन शेख रहाना के साथ भारत आ गई और 15 वर्षों के शेख हसीना के शासन का अंत हो गया। जो छात्र आंदोलन के बाद यूनुस खान पिछले 18 महीनों से इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे थे, उसके प्रमुख के तौर पर सारी सत्ता उनके हाथ में थी, लेकिन पीछे से जो है बांग्लादेश की कट्टरपंथ पार्टी जमाते इस्लामी के इशारों पर जिस तरह से वो सत्ता चला रहे थे और उनके शासनकाल में जिस व्यापक पैमाने पे हिंसा हुआ और खासकर अल्पसंख्यकों को जिस तरह से टारगेट किया गया, वो स्पष्ट था कि यूनुस खान भारत विरोध की नीति पर स्पष्ट आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान समर्थक नीति ने बांग्लादेश की स्थिति और भी खराब कर दी। और ऐसे समय में अब ये चुनाव हुआ है। इस चुनाव में केवल ये चुनाव नहीं है, बांग्लादेश में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है और जिस घटनाक्रम के बीच में एक नेशनल पार्टी को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया और दूसरे दल ने सत्ता प्राप्त की है और ऐसे समय में एक जनमत संग्रह भी करवाया गया था। मतलब कि वोटर को 2 मतपत्र दिए गए थे, जिनमें एक वोट सांसद के चुनाव के लिए डालना था और दूसरा जो वोट है वो जुलाई चार्टर को लेकर था। इस चार्टर को 70% वोट के साथ मंजूरी मिल गई है। इस चार्टर में कुल 84 प्रस्ताव थे, जिनमें पहला प्रस्ताव तो यही महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री का अधिकतम कार्यकाल 2 होगा, मतलब 10 साल का। इसका स्पष्ट रुख है या इस प्रस्ताव के पीछे स्पष्ट मंशा है कि शेख हसीना को बांग्लादेश में पुनः सत्ता में आने से रोका जाए। इस प्रस्ताव में, इस चार्टर में जो अन्य प्रस्ताव हैं उसमें एक ऊपरी सदन, भारत में जैसे हमारे यहाँ संसद में राज्यसभा होता है वैसे ही राज्यसभा की तरह का एक ऊपरी सदन बांग्लादेश में गठित करना जो 100 सीटों का होगा। राष्ट्रपति के अधिकार बढ़ाने का भी इसमें इस चार्टर में प्रस्ताव है ताकि प्रधानमंत्री की सत्ता पर अंकुश बना रहे। इस चार्टर के और महत्वपूर्ण प्रस्तावों में यह भी है कि निष्पक्ष चुनाव बांग्लादेश में सुनिश्चित किया जाए, इसलिए चुनाव के समय निर्दलीय केयरटेकर सरकार की व्यवस्था रहेगी। मतलब कि जब भी बांग्लादेश में चुनाव है तो जो सत्ता में दल है उसकी जगह एक निर्दलीय केयरटेकर सरकार बनेगी और उसके देखरेख में चुनाव कराया जाएगा ताकि बांग्लादेश का चुनाव निष्पक्ष रहे। जजों की नियुक्ति के लिए बांग्लादेश में स्वतंत्र न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाना है। आर्टिकल 70 के तहत जो फ्लोर क्रॉसिंग है कि आप एक पार्टी के सदस्य हैं और अपनी पार्टी के खिलाफ जो वोट देने पर रोक लगा हुआ है बांग्लादेश में, वह हटाया जाएगा।
ताकि सांसद स्वतंत्र रूप से अपना वोट दे सके। मौलिक अधिकारों का विस्तार होना है, इंटरनेट जो है मौलिक अधिकार का हिस्सा बनना है लोगों का। तो राष्ट्रीय पहचान जो है बंगाल के लोगों का या बंगाली जो राष्ट्रीय पहचान है उसके स्थान पर अब राष्ट्रीय पहचान बांग्लादेशी होगी। तो इस तरह से इस चार्टर में ऐसे बहुत सारे बदलाव हैं जो बांग्लादेश के लोकतंत्र में जिस तरह के सामंजस्य और जिस तरह की स्थिति तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि अधिकतम 2 कार्यकाल होगा, राज्यसभा बनेगा, राज्यसभा जैसा ऊपरी सदन ठीक है, राष्ट्रपति का अधिकार बढ़ाने का सवाल है। अब सवाल ये है कि जब तारिक रहमान प्रधानमंत्री स्पष्ट हो गया कि बन रहे हैं, शायद वो फ्राइडे को शपथ भी लेंगे, तो क्या तारिक रहमान इस बात के लिए तैयार होंगे अब जबकि उन्हें 2/3 बहुमत मिल गया है कि प्रधानमंत्री के अधिकार कम किए जाए, राष्ट्रपति के अधिकार बढ़ाए जाए, प्रधानमंत्री की सत्ता पर अंकुश लगे। अब ये अभी तक चुनाव से पहले की स्थिति, अब चुनाव के बाद जिस तरह का उन्हें बहुमत मिल गया है, इस बहुमत के बाद क्या ये संभव होगा या वो ऐसा चाहेंगे? कई सवाल हैं जो बांग्लादेश से अभी जिसका उत्तर आना है कि यूनुस खान का क्या होगा। क्या यूनुस खान जो पिछले 18 मंथ से अंतरिम सरकार में बैठे थे और बांग्लादेश के सारे उच्च संस्थानों में जिस तरह से उन्होंने कट्टरपंथी लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की है कि ताकि वो सत्ता पे उनका नियंत्रण बना रहे, तो इसका अर्थ है कि अब प्रधानमंत्री वो हो नहीं सकते। तो क्या वे राष्ट्रपति बनेंगे अब यूनुस खान बांग्लादेश के? और यदि वो यूनुस खान राष्ट्रपति बनेंगे तो उनका तारिक रहमान के साथ किस तरह का सहयोग रहेगा, या एक दूसरे के साथ काम करेंगे या एक दूसरे का विरोध करेंगे? कई ऐसे सवाल हैं। राष्ट्रपति के अधिकार बढ़ने के बाद यदि वो राष्ट्रपति बनेंगे तो वो जो है एक्टिव प्रेसिडेंट बनना चाहेंगे, क्या इसके लिए तारिक रहमान तैयार होंगे? यह भी एक सवाल है। जो सबसे बड़ा सवाल होगा इस बांग्लादेश के चुनाव के बाद कि शेख हसीना और उनकी पार्टी चुनाव से प्रतिबंधित है। शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर भारत में रह रही है, उनके भारत में निर्वासित रूप से रह रही है। अब हमने उन निर्वासित न कहें कि अपनी जान बचाने के लिए जिस तरह भारत आई और हमने उन्हें शरण दिया है, जगह दी है, तो भारत के साथ तारिक रहमान का क्या रुख होगा? शेख हसीना के भारत में रहने को लेके उनका किस तरह का व्यवहार होगा, किस तरह से वो अपनी भारत के साथ नीतियों को बेहतर करेंगे? क्योंकि यह बात बांग्लादेश को स्पष्टता समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश अपना अधिकतम सीमा भारत के साथ साझा करता है और बांग्लादेश का सबसे करीबी मित्र भारत ही होगा। और बांग्लादेश में तारिक रहमान को यह स्पष्ट रूप से पता होगा और पता होना भी चाहिए कि आज बांग्लादेश यदि इतिहास के मैप पर एक देश है, दुनिया के इतिहास के मैप पर, तो वह भारत के कारण संभव हुआ। हमने जिस तरह से मुक्ति वाहिनी की मदद की, हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा, बांग्लादेश एक देश के रूप में भारत के कारण है। और भारत के साथ आज जिस तरह से संबंध उसके तनावपूर्ण है, उस रुख का क्या होगा? क्योंकि उनकी पार्टी बीएनपी जब भी सत्ता में रही तो खालिदा जिया जो प्रधानमंत्री बनती थी, उनका रुख भारत विरोधी रहता था। अब क्या तारिक रहमान का रुख भी भारत विरोधी रहेगा, खासकर जबकि शेख हसीना भारत में रह रही है? यह भी सवाल है जिसका उत्तर आना है। वैसे भारत ने संबंध बढ़ाने की तरफ पहल कर दिया है और सबसे पहले बधाई देने वाले लोगों में हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने बीएनपी को इस जीत के लिए बधाई दी है, भारत के साथ मिलकर काम करने की बधाई दी है। बांग्लादेश स्थित जो अमेरिकी दूतावास है उसने भी जिस तरह से जीत की शुभकामनाएं दी है बांग्लादेश के बीएनपी पार्टी को, तारिक रहमान को, उससे लगता है कि बीएनपी के नेता तारिक रहमान, बीएनपी पूरी पार्टी और अमेरिका के साथ कुछ न कुछ समझौता हुआ है। तो क्योंकि अमेरिका का हस्तक्षेप माना जाता है या अमेरिका की मर्जी से ही शेख हसीना के विरुद्ध छात्र आंदोलन इतना उग्र हुआ कि जहां पूरे बांग्लादेश की व्यवस्था लग रहा था कि जैसे नष्ट हो गई। तो प्रधानमंत्री निवास में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने जिस तरह से उनके अंग वस्त्रों का प्रदर्शन किया और जिस तरह से एक महिला के डिग्निटी का अपमान किया गया, और उसके बाद अल्पसंख्यकों के विरुद्ध और व्यापक जो हिंसा है बांग्लादेश में, वह ठीक हो, बांग्लादेश में शांति स्थापित हो, बांग्लादेश विकास के रास्ते आगे बढ़े, भारत के साथ सहयोग करे, उसमें अमेरिका के साथ बांग्लादेश में बनने वाली सरकार और उसके नेता तारिक रहमान
को यह स्पष्ट समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश के साथ चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी। अब बांग्लादेश के इस चुनाव में जिस छात्र आंदोलन ने पूरे बांग्लादेश की व्यवस्था को तहस नहस किया और उसने जो एक पार्टी बनाई छात्रों ने, नेशनल सिटीजन पार्टी, उसको नाम मात्र की सीटें मिली है। कट्टरपंथी जमाते इस्लामी और उसके सहयोगी 11 दलों को 100 से कम सीटें मिली है। स्पष्ट है कि जनता ने और खासकर महिलाओं ने और अल्पसंख्यकों ने कट्टरपंथ को स्पष्टतः नकार दिया है। तो बांग्लादेश में नया सवेरा होना चाहिए, बांग्लादेश विकास और तरक्की के रास्ते बढ़े और भारत के साथ उसका बेहतर सहयोग हो। यह देखते हैं क्या रुख रहता है बांग्लादेश का। थैंक यू।